अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं और ज़ुबैर साहब डिस्कस करेंगे जो पैफ की सैकड़ों जॉब्स आई थी, उसके हवाले से उसका सिलेबस क्या है और उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं और उसका पेपर कब तक मुतवक्की होगा। ये शहजाद साहब मुझे अक्सर कहते होते हैं और बाकी दोस्त भी कहते हैं कि जी आप क्यों नहीं कहते अपने वीडियोस में कि आप चैनल को लिंक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और बजाएं। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आप में से वो लोग जो हमारे चैनल्स पर नए आए हैं, अगर वो समझते हैं कि इस चैनल से या कोई रेगुलर मालूमात। व्यूवर्स हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अच्छा चलें, जो रेगुलर व्यूवर्स हैं और वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो वो आप लोग अपन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलें जी, आज हम बात करेंगे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पैफ। इसकी मल्टीपल जॉब्स आई थी, जिसमें डेप्टी डायरेक्टर की काफ़ी सारी सीट्स थी, इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर की काफ़ी सारी सीट्स थी, और ऑफिसर्स, एक केडर है उनका ऑफिसर्स, उसकी 40 के करीब सीट्स थी। तो उनके पहले अप्लाई करने की डेट एक दफ़ा बढ़ाई गई थी, और 16 तारीख की गई थी और 20 तारीख तक डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने थे। फिर वो बढ़ा दी गई, अप्लाई करने की जो डेट है आखिरी वो 27 कर दी गई, और डॉक्यूमेंट जमा करवाने की डेट आप लोगों की 31 या यकम रख दी गई है। आप इसकी CTS, जो सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान है, उसकी वेबसाइट पर जाकर ये सारी चीज़ें देख भी सकते हैं। अब उसी वेबसाइट के ऊपर जो इस इम्तिहान का सिलेबस है वो भी बता दिया गया है। तो अभी शहजाद साहब के साथ हम वो डिस्कस करते हैं सिर्फ इन 3 सीट्स का, और सिलेबस तकरीबन सारी सीट्स का एक ही है, ऑलमोस्ट एक ही। ऑलमोस्ट सेम ही है। तो हम ये बता देते हैं आपको कि इसका सिलेबस मीन MCQs पेपर अगर आएगा और उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होंगी, तो और कहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो सर बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू। अच्छा सर, ये जो तीनों केडर जो आपने बोले हैं, ऑफिसर का, जी। असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, हम्म, इनका ना पेपर दो हिस्सों में आप ये कह लें कि एक प्रोफेशनल कुछ चीज़ें हम्म, हैं और बाकी जीके हम्म, चीज़ें हैं। प्रोफेशनल के जो हैं कुछ नंबर्स मेंशन किए हुए हैं, वो 10 नंबर हैं और उसका जो सिलेबस है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हम्म, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, हम्म, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, मिडिल टेक एंड मैट्रिक टेक, और क्वेश्चंस ऑन पैफ प्रोग्राम एज गिवन ऑन वेब पैफ वेबसाइट, जैसा कि उसके जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उसकी मालूमात जो है इस पर अवेलेबल हैं उससे मुतल्लिक। क्वेश्चन ऑन रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, और कैंडिडेट टू बी टेस्टेड इन द फील्ड ऑफ स्टडी, यानी जिन जिन पोर्शन से उसके ये होंगे, साइंसेज, बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेज और सोशल साइंसेज। अच्छा, पहली तो बात ये है कि ये ये दस सिलेबस नंबर बहुत का कंफ्यूजिंग है। ये 10 नंबर का पहली तो पोर्शन बात ये है कि ये सिलेबस बहुत कंफ्यूजिंग है। है। उसकी रीजन क्या है? हम्म, उसकी रीजन है कि एक है सिलेबस, हम्म, एक है कंटेंट वेटेज, हम्म, दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। हम्म, आप सिलेबस में सिर्फ वो चीज बता रहे हैं जो पूरे सिलेबस के सिर्फ 10 या 15% हिस्से को कवर करती है। हाँ जी। ठीक है। हम्म, सबसे पहले तो इसका 100 नंबर का पेपर आना है। हम्म, उस 100 नंबर के पेपर की सर जो डिवीजन है हम्म, वो कुछ इस तरह से है हम्म, कि इंग्लिश के 25 नंबर आने हैं। ठीक है। उन 25 नंबर में से 15 नंबर का आपने ऐसे लिखना होगा, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो है वो 10 नंबर की होगी। ठीक है। ये सब्जेक्टिव पार्ट होगा। हम्म, इसके साथ बेसिक अरिथमेटिक, रेशो, अलजब्रा, परसेंटेज, ये क्वांटिटेटिव, इसका जो रीजनिंग वाला है हाँ जी। ये 15 नंबर का होगा। हम्म, अब 25 और 15 40 नंबर का जो है ये निकल गया। ऐसे। अब आ जाते हैं हम 15 नंबर की आनी है कंप्यूटर, हम्म, 10 नंबर की जर्नल एबिलिटी जिसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आने हैं। हाँ जी। अब 30 नंबर ये निकल गए, 40 और 30 पीछे बच, ये 70 निकल गए। तो पीछे हमारे पास कितने नंबर बच जाते हैं? 30। 30। अब ये वाला जो हिस्सा दिया गया है ये टोटल 30 नंबर्स के लिए है। ओके। जी। अब 30 नंबर्स में से वो कहते हैं जी पैफ रूल्स रेगुलेशंस बुक और ISTA कोड। ठीक है। इसमें से आपके आने हैं MCQs बेस्ड जो क्वेश्चंस, हम्म, वो आएंगे आपके 10 नंबर के। हम्म, और प्रोफेशनल पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो इन्होंने पीछे बताई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फंडामेंटल क्वालिफिकेशन। लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, हम्म, और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या ETC के हवाले से जो सवालात हैं वो आने हैं 20 नंबर के MCQs। ठीक है। अब 20 नंबर तो यहाँ से कवर हो जाएंगे। हम्म, अब ये है
ये सेम सिलेबस है, असिस्टेंट डायरेक्टर का भी सेम तीनों सिलेबस पोजीशन है के लिए। जी। और ऑफिस जो असिस्टेंट क्या है उसका ऑफिसर के लिए भी सेम है, और डेप्टी डायरेक्टर के लिए भी सेम है। इससे ये जाहिर होता है कि एक पेपर होगा, ठीक है। एक ही पेपर में एक ही हल्ले में ये सारे लोगों का लिया जाएगा। हाँ, पहले वो एक पेपर दे देंगे इंग्लिश ऐसे वाला, और आधे घंटे या घंटा जो भी टाइम होगा उसके बाद वो कलेक्ट कर लेंगे, और उसी वक्त जो बाकी 85 मार्क्स हो सकता है कि आप जो भी उनकी सूरत हाल हो सकता है उनकी जो शीट बनी हुई होगी उसमें इंग्लिश ऐसे सेपरेट होगा जैसे आप बता रहे हैं। तो अब ये है कि इसका इम्तिहान कब होगा। मुझे ये लगता है कि शायद इसका प्लान, जैसे अगर 30 तारीख या यकम अक्टूबर क्लोजिंग डेट है डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की, उससे अगले हफ्ते मेरे ख्याल में ये प्लान हो जाएगा। ओके, ठीक है। क्योंकि मैंने मालूमात लेने की कोशिश की है, तो वो कह रहे थे कि शायद ये कंटेंट वेटेज या सिलेबस अपलोड करने की बुनियादी रीजन ही यही थी कि डेट भी एक्सटेंड कर दी जाए, साथ में लोगों को बता भी दिया जाए कि ये आपका सिलेबस है, इसी में से आपका पेपर आना है। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि अब इसको कवर कैसे किया जा सकता है। इंग्लिश ऐसे के लिए पहले बताएं। पहले तो 15 नंबर का इंग्लिश ऐसे है, ये कोई 2 या 3 टॉपिक्स होंगे, उनमें से किसी एक के ऊपर होगा। लाइक कोई एजुकेशन भी हो सकता है, एजुकेशन के हवाले से भी कोई आ सकता है, या कोई करंट अफेयर, करंट इशू भी हो सकता है। किसी भी मुद्दे के ऊपर आपने 15 नंबर का ऐसे लिखना है। उसके लिए तो ये है कि आपको 4-5 ऐसे के ऊपर टॉपिक्स पढ़ें और थोड़ा सा लिखना शुरू करें। एटलीस्ट आपको सीक्वेंस पता होगी आपने। देखें, 15 नंबर के ऐसे से मुराद ये है कि आपने 250 से 300 वर्ड्स लिखने होंगे पर्टिनेंट। अब आ जाते हैं इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये एमसीक्यूज होगा। हाँ जी। अब इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर इडियम्स आ सकते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, हाँ जी, या कोई सेंटेंस करेक्शन आ सकती है इससे मिलती जुलती, या कोई सिमिलर अपोजिट वर्ड्स आ सकते हैं। हाँ जी। अब इससे अगला हिस्सा जो है मैथ से मुतालिक है। ये वही वाली मैथ है जो कि असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के पेपर में आनी है, या ये जो आम रूटीन के अंदर हम जो एनटीएस के थ्रू इम्तिहान आते हैं, या हमने गैट का इम्तिहान दिया होता है, जनरल असेसमेंट टेस्ट जो होता है, या ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो जो गैट वाला जो मतलब एनालिटिकल रीजनिंग होती है ना, वो इसके अंदर आनी है 15 नंबर की। ठीक है। अब आ जाते हैं हम ईस्टर कोड और पेफ पे। हाँ जी। इसके लिए मैं जाती तौर पर यही सजेस्ट करूंगा, ये जो इनके 30 नंबर हैं, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जरूर पढ़े। ठीक है। आपको पता है 25 आर्टिकल नंबर 25A वो डील करता है आइन का, जो है आइन का, वो डील करता है एजुकेशन का, उसको देखें। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पेफ की वेबसाइट पे देखें। ठीक है। अगर कोई स्टैट्स मौजूद है, अगर कोई रिपोर्ट मौजूद है, पेफ के इनिशिएटिव, हाँ, पेफ के कोई इनिशिएटिव्स मौजूद हैं, पेफ के जो टोटल स्कूल्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ईस्टर कोड तो इतना सा है ना, अब ईस्टर कोड को पढ़ने की तो जरूरत नहीं है। और ईस्टर कोड तो हमें समझ नहीं आता बाजू का, वो है ही मुख्तलिफ उसका। वो कहते हैं जी आप इसको फलां लेटर के साथ पढ़ के देखें, 2014 वाले लेटर को 2026 के साथ पढ़ के देखें, तो वो दोनों मतलब इतने मुख्तलिफ होते हैं। हाँ जी। तो इसके लिए बेहतर ये है कि ये सिर्फ पेफ की वेबसाइट देखें, ईस्टर कोड छोड़ दें, ईस्टर कोड को छोड़ दें, ये सिर्फ पेफ की वेबसाइट को देखें, और पेफ की वेबसाइट के ऊपर जो भी मालूमात मौजूद हैं ये 30 नंबर उनके कवर कर जाएंगी। ठीक है। अब फिर उसके बाद है जनरल एबिलिटी। हाँ जी। जनरल एबिलिटी के अंदर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये भी बहुत वास्ट उन्होंने कर दिया। नहीं, ये मीन के हम जो रूटीन के अंदर जनरल नॉलेज तैयार करते होते हैं ये वही आएगा। ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो लोग पहले तैयारी कर रहे हैं और उनके पास नहीं है। लाइक जो पीपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, जो एफपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, ये वही जनरल नॉलेज और करंट अफेयर है। अब अगला हिस्सा सर इसका जो है वो है कंप्यूटर का। हाँ जी। अब इसमें यह है कि कंप्यूटर के 15 नंबर रखे गए, उसको उन्होंने मिनिमाइज कर दिया, एमएस ऑफिस, इंटरनेट सर्च एंड ईमेल, इन 3 पोर्शन। अब सर जी देखें, ऑफिस के एमएस ऑफिस पूरी एक बुक बनती है। एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या आता है, मीन वो जो ऑफिस के अंदर जो यूज होती हैं चीजें, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, हाँ ये 3 ही है, ये तीनों चीजें इस्तेमाल होती हैं मोस्टली। ये वो तीनों की तीनों इसके अंदर आ जाएंगी, और उसके साथ इंटरनेट और ईमेल और आजकल जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, एआई वगैरह, या इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या होती है, जैसे वाइड इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है, इसके प्रोग्राम्स वगैरह etc। मीन ये 100 नंबर का सिलेबस 15 नंबर के ऐसे के अलावा
बाकी सारे का सारा ऐसे है जो तैयार किया जा सकता है, और इसके लिए कोई स्पेशल बुक की भी जरूरत नहीं है, वरना कहना इसके लिए कोई स्पेशल बुक ले लें, ठीक है। उसकी भी जरूरत नहीं है। सिवाय एनालिटिकल रीजनिंग की आप एग्जांपल्स देखें इंटरनेट पे, उनकी प्रैक्टिस करें, उनको सर्च करें। या उसके अलावा वो डॉक्टर वकास साहब की जो 6 वीडियोस हैं, हाँ उनसे भी लोगों को मदद मिल सकती हाँ, है। वो भी है, वो आप अपलोड कर दें, एक उसकी पूरी की पूरी क्या जी, कहते हैं जो सीरीज। सीरीज अपलोड कर दें, तो वो भी एक बेहतर होगी। हम्म। तो बाकी इसमें मुझे तो ऐसा कुछ नहीं नजर आता कि कुछ लेकिन स्पेशल उसमें किताब लेकिन रिकमेंड उसमें की। उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो डीडी वाला पेपर है वो डिफिकल्टी हाई लेवल की होगी। सर सेम ये पेपर होगा, अच्छा, सेम पेपर होगा। ठीक है। डिफिकल्टी हाई लेवल से क्या मुराद है? उन्होंने 100 नंबर के ऐसे सवाल देने जो किसी को भी नहीं आएंगे। नहीं नहीं, किसी को नहीं आने वाला, लेकिन देखें कि एक चीज बनती है मास्टर के उसमें से सिलेबस में से, और एक चीज बनेगी मैट्रिक के सिलेबस में, तो ये डिफरेंस तो होता सर देखें, जब कंटेंट वेटेज में कोई फर्क नहीं है, है। अगर आप नीचे देखें तो इन में भी कोई फर्क नहीं लिखा हाँ हुआ, जी। तो फिर एक ही पेपर बनना है ना। फिर डिफिकल्टी लेवल चाहे वो डीडी के लिए हो चाहे वो एडी के लिए हो, अगर वो हाई लेवल का है तो फिर हाई लेवल का होगा, अगर मॉडरेट लेवल का है तो मॉडरेट लेवल का जी। होगा। इसमें ऐसी ये एक खास रॉकेट साइंस नहीं है जिस पर ओके बंदा परेशान ओके हो। ओके। तो मेरे ख्याल में आराम से तैयारी की जा सकती है। पेपर का मैंने बता दी अब है, आज है 22 तारीख, और अगर ये पहले हफ्ते में 10 से होता है 12 यानी तारीख तक हो जाएगा इसका 10 से पेपर। 12 दिसंबर तक। हाँ जी, ओके। इस नवंबर तक, हाँ मई नवंबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक ये हो जाएगा, इससे ज्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे ये लोग। ठीक है। तो इनफ टाइम है अगर तनख्वाहें भी बहुत ज्यादा है ना सर। आप देखें कि डिप्टी डायरेक्टर की तनख्वाह तकरीबन 2 लाख रुपए है, जी। असिस्टेंट डायरेक्टर की तनख्वाह तकरीबन 1,40,000 रुपए के हाँ करीब जी। है। इसी तरह जो असिस्टेंट है, मतलब जिसको वो ऑफिसर कहते हैं ग्रेड 16 की, उसकी 95,000 रुपए के करीब तनख्वाह 1 है। लाख 1 लाख। तो और दूसरा ये है कि पेफ ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी है, और लॉन्ग टर्म चलने वाली। लॉन्ग टर्म, और अब तो फेस है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, फेस है। तो इसलिए ये ऐसी बात नहीं है। दूसरा ये है कि इसमें ये इशू है कि इनकी पोस्टिंग सिर्फ लाहौर में होगी, मतलब इसका को पूरे पंजाब में पोस्टिंग नहीं होगी। लोग रिक्रूट होंगे पूरे पंजाब से, पोस्ट सिर्फ लाहौर के अंदर होंगे। ठीक है। तो बाकी इसमें ऐसी कोई मतलब दूसरा ये है कि इसमें प्रमोशन नहीं है। जो बंदा जहाँ पे आ गया वो वहीं पे स्टॉक रहेगा। इनकी जितनी भी सीट्स हैं उन सब के ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ऑप्शन स्टैटिक है, है वो। मेन के प्रमोशन नहीं रखी गई। अगर डीडी से डायरेक्टर पे जाना है तो आपको इम्तिहान देना पड़ेगा, सीट्स जो खाली होंगी सारे लोग उसके ऊपर फाइट करेंगे, जो एक हो गया। ओके ओके। मेन इस तरह से है कि इसके अंदर प्रमोशन कोई नहीं। और डीडी को तो गाड़ी मिलेगी, क्या एडी को भी गाड़ी मिलेगी? अल्लाह जानता है सर। अच्छा। हाँ जी, नहीं, कुछ आप जानते हैं और आप बताना नहीं चाहते। ये अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा जी बस ऑलमोस्ट चीजें चलें जी, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो मालूमाती लगी होगी। तो ज़रूर अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जिन्होंने पेफ के ऊपर अप्लाई किया है, और अगर आप लोगों ने खुद नहीं किया तो बहुत अच्छी सीट्स हैं ये सारी की सारी, इनके ऊपर आप अप्लाई करें और अपने पेपर की तैयारी करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों की जॉब जल्दी हो जाएगी।